तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन तेलुगु हॉरर सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है भूतोद्यम भास्कर नारायण। मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने असुर सीरीज देखी होगी, राइट? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। बिल्कुल वैसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ काफी ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी काफी इंटरेस्टिंग होगी। अब बिना किसी देरी के चलते हैं भूतोद्यम भास्कर नारायण की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2000 के समय से, और हम न्यूज रिपोर्टिंग के जरिए एक केस के बारे में जान पाते हैं। तो कर्नाटका और तेलंगाना के बॉर्डर्स के पास बने हुए चिंचोली फॉरेस्ट के अंदर लगभग हर साल एक सरकटी लाश मिलती है। वो एक फीमेल की लाश होती है जिसने सफेद साड़ी पहनी होती है और उसके ऊपर लकड़ी का बनाया गया एक एफिजी मास्क होता है, वैसा जैसा नजर या फिर बैड लक को रोकने के लिए मोस्टली घरों के बाहर लटकाया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इन विक्टिम्स की पहचान तो नहीं हो पाती, लेकिन इन सभी की फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये जरूर पता चलता है कि उन्हें पहले बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया गया था, मारा गया था, उनका असॉल्ट किया गया, फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। और ये चीज 15 फीमेल्स के साथ हो चुकी है, लेकिन आज तक पुलिस को इस किलर के खिलाफ एक भी सुराग नहीं मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कातिल जो कोई भी है वो कितना ज्यादा होशियार और बहुत ही ज्यादा आक्रामक और ब्रूटल है, जो कि ये सब सालों से करता आ रहा है और पकड़ में भी नहीं आया है। और इसलिए ये इस इलाके की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है, और ये एफईजी केस जिसे सुलझा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सभी के लिए। खैर, अब तभी हम किसी अंधेरी सी जगह में बने किसी रूम के अंदर किसी लड़की को सेम वाइट ड्रेस में किसी चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं, और उसके मुंह के अंदर नींबू ठुसा हुआ था। साथ ही साथ उसके ऊपर वही लकड़ी का बना हुआ एफईजी मास्क भी था, और उसके चेहरे को भी किसी शैतान जैसा पेंट करा गया था। और ऐसे ही सेम एफईजी मास्क जो थे वो बाकी डेड बॉडीज पर भी मिलते थे। मतलब कि ये लड़की भी एक विक्टिम बनने वाली है, जिसको उस सीरियल किलर ने या फिर इविल ने कैद करके रखा है, और वो इसके साथ एट लास्ट क्या करने वाला है ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इस लड़की के ऊपर एक लिंगम भी लटका हुआ था, यानी कि शिवलिंग। खैर, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भयानक आदमी आता है जिसकी शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसके हाथ में एक हथियार था, और उसकी आहट भर से वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इतना कि वो वहीं चेयर पर बैठी बैठी सूसू कर देती है। यानी कि इस सीरियल किलर के दहशत का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। खैर, वो आदमी उस लड़की के गले के लिंगम को निकाल कर उस पर रिचुअल करके उसे सीधा करता है, और फिर उस लड़की के मुंह में उसे ठूस कर उसके पेट तक डाल देता है, और उसके पेट को लॉक कर देता है, मतलब उसके इंटरनल पार्ट को। यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये बिल्कुल भी साधारण नहीं था। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो लोगों को। एक तो बिजनेसमैन जॉन है और दूसरा उसका असिस्टेंट, जो कि एक फेमस डिटेक्टिव को ढूंढ रहे होते हैं, और उसकी कॉलोनी में जाते हैं जहाँ पर वो डिटेक्टिव काफी फेमस है, मतलब वो अपने काम में बिल्कुल बेस्ट है। खैर, अब ये लोग उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर ये उसके दोस्त कम असिस्टेंट प्रसाद से मिलते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो उस डिटेक्टिव का नाम है भूतोद्यम भास्कर नारायण, और वो बेस्ट है ये हम जानते हैं। और प्रसाद बातों ही बातों में उसकी कहानी सुनाने लगता है, और कहानी 14 साल पीछे जाती है। तो भास्कर शुरू से ही काफी होशियार लड़का रहा है, जिसकी नजरें काफी ज्यादा तेज हैं। उसके घर में है उसके पिता, माँ और बड़ा भाई, जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसके साथ ही आस पड़ोस में रहते हैं उसके दो खास दोस्त, यानी कि प्रसाद और इंदिरा। और वहीं रहती है लक्ष्मी नाम की एक लड़की, जिसे वो हमेशा से काफी पसंद करता है, और उसकी बड़ी बहन श्रावणी को भी अपनी बड़ी बहन जैसा मानता है। अब उसका और लक्ष्मी का रिश्ता काफी नोकझोंक वाला है, लेकिन श्रावणी उसे काफी सपोर्ट करती है। खैर, अब एक दिन होता यह है कि वहाँ पर रहने वाले अली से भास्कर के भाई रवि की काफी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उस अली की बेटी रहीमा से ही प्यार करता था, लेकिन कास्ट की वजह से उनका साथ होना इम्पॉसिबल है। अब वो लोग यहाँ तक नहीं रुकते और मिलना जारी रखते हैं, लेकिन अली को ये बात पता चल जाती है, तो वो उसका कॉलेज छुड़वा देता है और उसे घर पर रखने लगता है। जब रवि को ये बात पता चलती है तो वो उसे लेने जाता है, और उसका प्लान गांव छोड़कर भागने का था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो उसे अली और रहीमा की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें रिसेंटली ही मारा गया था। और अब तक पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे रंगे हाथ अरेस्ट कर लेती है, और सारे सबूत उसके खिलाफ थे। क्राइम सीन पर मौजूद उसके फिंगरप्रिंट्स थे, और अली से पास्ट में उसकी लड़ाई भी हुई थी। तो यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि वही खूनी है। अब जब ये बात भास्कर को पता चलती है तो उसे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे लगता है ये फालतू बात है। वो अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानता था। खैर, वो खुद क्राइम सीन को चेक करने जाता है इस उम्मीद से कि उसे कोई क्लू मिल जाएगा, लेकिन उसके भी कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच रवि को बेल मिल जाती है और वो घर आता है, लेकिन गम और शर्म के मारे वो खुद को खत्म कर लेता है। भास्कर का पूरा परिवार इससे टूट जाता है, और अब भास्कर प्रण लेता है कि वो उसके भाई को इंसाफ दिलाकर रहेगा। तो वो यहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवीज को देखता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है।
खैर अब वो वापस से क्राइम सीन पर जाता है और अब उसे पता था कि उसे कहाँ पर चेक करना है, तो वो घर के बाहर साइड चेक करता है तो उसे कुछ वहाँ पर फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिन्हें वो चेक करके ये समझ जाता है कि कोई यहाँ पर या तो अंदर आया था या फिर यहाँ से बाहर भागा था। खैर तभी उसे उसी जगह पर एक लिंगम मिलता है और सेम ऐसा ही लिंगम हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मतलब अब कहानी के कुछ तार यहाँ पर आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन क्या कैसा है ये तो हमको अंत ही बताएगा। खैर अब भास्कर उस लिंगम को लेकर पुलिस के पास जाता है और अपनी दलीलें पेश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और नकार देता है। और अब भास्कर के भाई पर जो दाग लगा हुआ था, जो धब्बा था, वो हमेशा उसकी पहचान के साथ जुड़ जाता है। और अब भास्कर गुस्से में पुलिस ऑफिसर बनने की शपथ लेता है, लेकिन उसके लो विजन की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए वो डिटेक्टिव बनने की ठान लेता है और अपने भाई जैसे केसेस को सॉल्व करने का फैसला करता है, यानी कि अनसॉल्व्ड केसेस को। अब आपको शुरुआत वाली कहानी और ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी कि मैंने इनकी डिटेल्स क्यों दी हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़ने वाली हैं। खैर अब कहानी पर वापस आते हैं तो भास्कर इन दोनों से ही मिलता है, यानी कि बिजनेसमैन और उसके साथी से। और असल में उस आदमी का फोन खो गया था, जो कि बहुत जरूरी है, जिसकी वो कोई भी कीमत देने को तैयार था। खैर अब भास्कर यहाँ पर काफी स्मार्ट निकलता है और वो उस आदमी को बताता है कि वो किसी लड़की के पास होटल में गया था और उसके फोन में उसकी कुछ पर्सनल वीडियोस है, इसलिए वो फोन को ढूंढ रहा है और उसे 2-3 दिन में फोन मिल जाएगा। तो असल में उस आदमी का फोन होटल रूम के बाहर ही गिर गया था, जिसे शराबी वॉचमैन ने उठाकर बेच दिया और भास्कर वो फोन रिकवर करके उसे वापस कर देता है। अब भास्कर के जो पिता हैं वो ज्योतिष विद्या में बहुत मानते हैं और वो भास्कर को रोककर कहते हैं कि वो एक काम छोड़ दे और कोई जॉब करे, साथ ही डिटेक्टिव वाला काला कोट ना पहने, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि भास्कर डिटेक्टिव वाला काम छोड़ने से तो रहा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि उसका ही दोस्त इंदिरा भी यहाँ का पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, तो एफईजी केस पर भास्कर ही इनडायरेक्टली काम कर रहा है, लेकिन वो भी उसे सुलझा नहीं पाया, या फिर यूँ कहे कि उसने इस केस पर अभी तक अपना एक्सट्रीम नहीं दिया है, तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती थी। खैर अब यहाँ पर लक्ष्मी, जिसको वो काफी पसंद करता है, वो एक जर्नलिस्ट बन चुकी है, जो कि आखिरी 3 सालों से इस केस के ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो भी उसकी तरह अभी तक कहीं नहीं पहुँच पाई। अब ये साल चल रहा होता है 2018 और एफईजी केस को 18 साल बीत चुके हैं और रिसेंटली ही 16वीं विक्टिम की हेडलेस बॉडी मिलती है, जिसे भास्कर भी इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन आसपास खून का एक कतरा नहीं मिलता, मतलब कि उसे कहीं और मारकर यहाँ पर डाल दिया गया। और उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स का कोई डेटा ही नहीं है, उसका सर भी नहीं है तो पहचान भी नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ से पकड़कर ये केस सॉल्व किया जा सके। खैर वो एक चीज को जरूर नोटिस करता है कि इस लड़की की एक्स्ट्रा फिंगर्स थी, जिन्हें काट कर हटाया गया है, तो इसका कुछ मतलब होगा। लेकिन इंदिरा कहता है कि किलर फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़ता, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि इस लड़की की कितनी उंगलियां रही होंगी। अब इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट रुद्रवेणी भी कुछ खास समझ नहीं पाती और कुछ खास बता भी नहीं पाती कि इस लड़की को किसने और कब मारा। यहाँ पर भास्कर को भी कोई सुराग नहीं मिलता और वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल जाता है। खैर वहाँ पर लक्ष्मी आती है, जो कि इंदिरा से बात करती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, जो बताता है कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन विक्टिम्स का कोई भी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड नहीं है, कोई मिसिंग रिपोर्ट कभी फाइल ही नहीं हुई, तो वो कर ही क्या सकते हैं। और तो और उनके सर भी कभी नहीं मिलते। साथ ही साथ अब डिपार्टमेंट भी इस केस से हार चुका है, जो कि इसे क्लोज जल्दी कर देगा। और जो कर्नाटका पुलिस के हेड हैं, यानी कि शंकर, वो अगले साल रिटायर हो रहे हैं और वो भी लाइफ में सिर्फ एक ही केस सॉल्व नहीं कर पाए, जो है ये वाला केस। और अब तो वो भी इस केस से हार मान चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ के लोगों के लिए भी ये एक आम बात है और सभी लोग यहाँ पर डर में जी रहे हैं, जिन्हें बस थोड़ी सी उम्मीद भास्कर से ही है। खैर अब शाम को भास्कर लक्ष्मी के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उसकी बड़ी बहन श्रावणी से मिलता है और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड किशोर से मिलवा चुकी है, जो कि उससे बहुत प्यार करता है। तो भास्कर उसे प्यार से टीज करने लगता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा फिंगर से उसे बहुत सारे मैसेजेस करती है। अब अगले दिन भास्कर पुलिस स्टेशन में होता है और इसी केस के बारे में बात कर रहा होता है, जिसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। और तभी वहाँ पर बाहर एक गोलका आता है, जो कि नशे में हंगामा करने लगता है और इंदिरा बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड 6 साल पहले गायब हुई थी, वो भी नेपाल में, लेकिन वो यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आया है और उसकी गर्लफ्रेंड लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है। खैर अब थोड़े ही समय के बाद में जंगल से दूसरी हेडलेस बॉडी मिलती है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने शंकर, इंदिरा, लक्ष्मी, प्रसाद और भास्कर जाते हैं और सेम वही कहानी, वहाँ कोई भी सुराग नहीं मिलता, मतलब डेड एंड। और इस बार तो बॉडी की फिंगर्स की स्किन तक निकाल दी थी ताकि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल ट्रेस ना हो पाए। लेकिन भास्कर कुछ भयानक नोटिस करता है कि उस बॉडी की भी एक्स्ट्रा फिंगर्स कटी हुई हैं और उसके पैर में एक पुराना चोट का निशान भी है, जिसको वो पहचान जाता है।
और जब इस बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो ये शॉकिंगली बॉडी श्रावणी की निकलती है, यानी कि लक्ष्मी की बड़ी बहन की। जी हाँ, और इससे दोनों परिवार और सब लोग पूरी तरह डर जाते हैं। लक्ष्मी तो और ज्यादा टूट जाती है और बेसुध सी हो जाती है। अब यहाँ पर किशोर से पूछताछ करी जाती है, जो कि बताता है कि वो हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी, लेकिन हर वीकेंड घर जाया करती। और उस दिन वो उसके साथ मंदिर भी गई थी, तो वो थोड़ी लेट हो गई और फिर उसने उसे बस स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ भास्कर, प्रसाद और इंदिरा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर भास्कर ये कहता है कि सिर्फ श्रावणी ही थी जो कि उसको समझा करती थी, उस पर यकीन करती थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। और अगर उसने इस केस को पहले सॉल्व कर दिया होता तो आज वो जिंदा होती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और अब वो फैसला करता है कि वही इस केस को सॉल्व करेगा। इस पर इंदिरा उसका साथ देने की बात करता है, लेकिन प्रसाद कहता है कि ये भास्कर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर किलर को लगा कि वो उस तक पहुँचने वाला है तो वो उसे भी रास्ते से हटा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर भास्कर फैसला कर चुका था। वो कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। अब शाम को वो लक्ष्मी से मिलने जाता है, जिसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, और वो उसे लाइट अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में उसको उल्टा सुना देती है कि वो अपने भाई के केस को तो सॉल्व नहीं कर पाया, उसे इंसाफ नहीं दिला पाया, तो वो श्रावणी का तो क्या ही करेगा। वो कहती है कि वो इस केस को छोड़ दे और वो खुद अकेले कर लेगी उसे जो करना है। खैर अब भास्कर को ये काफी बुरा लगता है और जब वो घर आता है उसको अपना न्यू डिटेक्टिव कोट मिलता है, तो एक तरह से अब वो ट्रू डिटेक्टिव भास्कर नारायण बनता है और वो हैदराबाद जाता है, थोड़ी बहुत पूछताछ करता है। वो किशोर से ये कहता है कि श्रावणी को शायद से यहीं पर मारा गया है और फिर बॉडी को चिंचोली में छोड़ दिया गया। वो उसकी रूममेट से बात करता है, जो बताते हैं कि वो 3 दिन से थोड़ी गुमसुम सी और किसी से भी उसने बात नहीं करी थी, तो लोगों को लगा कि कुछ फैमिली मैटर होगा, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर किशोर ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया था और भास्कर बस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी देखता है, तो उसको ये पता चलता है कि किशोर ने उसे बस स्टेशन के बाहर गेट पर छोड़ा था, लेकिन वो अंदर ही नहीं गई। फिर गई तो गई कहाँ। अब वो वापस आने लगता है और चिंचोली से 15 किलोमीटर दूर रुकता है कि तभी उसे एक कार हिट करते हुए चली जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और अब उससे मिलने लक्ष्मी आती है, जो कि उससे माफी मांगती है। और भास्कर इस केस को लेकर कितना डिटरमिन्ड है ये देखकर वो इस केस को सॉल्व करने के लिए उसके साथ टीम अप करने का फैसला कर लेती है। अब ये लोग पुलिस स्टेशन से सारी की सारी केस फाइल्स और सभी बॉडीज के ऊपर मिलने वाले कपड़े और मास्क इकट्ठा करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। खैर वो सबसे पहले मास्क के बारे में पता करते हैं कि ये मास्क लकड़ी से बना हुआ है, जो कि 60-70 साल पहले बना करते थे। साथ ही साथ बॉडी सफेद साड़ी में मिलती थी, तो ये कपड़ा भी सालों पहले ही मिला करता था और अब इस कपड़े को कोई नहीं बनाता। और बॉडीज के पास से ऑटो रिक्शा के टायर्स के निशान मिलते थे, जो कि उन्हें यहाँ पर फेंकने आया करती होगी। भास्कर ये भी नोटिस करता है कि पहले 5 खून कर्नाटका रीजन में हुए और फिर बाकी के तेलंगाना में हुए और अब 13 साल बाद फिर से यहाँ पर होने लगे हैं और ये एक पैटर्न बना रहे हैं। अब ये लोग कर्नाटका रीजन से भी स्टार्टिंग में मिलने वाली 5 बॉडीज की बिलोंगिंग्स को चेक करते हैं। भास्कर उन बॉडीज की साड़ी को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये 5 साड़ी सेम टू सेम है, लेकिन श्रावणी की साड़ी बिल्कुल अलग है और उस पर कोई स्टैम्प मार्क को नोटिस करता है, जिसको वो नोट कर लेता है और डिकोड करने पर वो एक हॉस्पिटल एड्रेस था और योगेश करके कोई नाम भी लिखा हुआ था। तो अब ये लोग समझ जाते हैं कि श्रावणी का हॉस्पिटल से कोई लेना देना है, तो वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर योगेश से मिलते हैं, जिससे उसको एक सच पता चलता है। वहीं शंकर भी रियल कातिल तक पहुंच चुके थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि किशोर है। और शंकर उस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उस दिन उसने ये कहा था कि वो श्रावणी के साथ मंदिर गया था, लेकिन वो दोनों कभी मंदिर गए ही नहीं, जिससे शंकर आधा केस समझ गए। खैर अब किशोर और डॉक्टर को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करी जाती है, तो वो रिवील करते हैं कि असल में श्रावणी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसको किशोर डॉक्टर योगेश के पास लेकर गया था एबॉर्शन के लिए, लेकिन वो खत्म हो गई। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए श्रावणी को सीरियल किलर का विक्टिम दिखा दिया और डॉक्टर ने उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स काट दी थी, स्किन निकाली ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, और यही इस केस के अंदर न्यू चीज थी। और फिर उसको एफईजी केस विक्टिम शो कर दिया गया और उसका सर काट कर लेग में फेंक दिया। और फिर किशोर ने नकली कहानी बनाई और भास्कर को मारने की भी कोशिश करी ताकि सच कभी बाहर ना आ पाए। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल के बेड का स्टैम्प श्रावणी के हाथ पर और फिर साड़ी पर लग गया था, जिससे भास्कर योगेश तक पहुंच गया। यानी कि आप देख रहे हो कि वो कितना तेज है, लेकिन जो असल किलर है वो यहाँ पर बिल्कुल सबूत नहीं छोड़ता। अब ये लोग तो पकड़े गए थे और ये सच जानकर लक्ष्मी को बहुत दुख होता है कि यहाँ पर किशोर ने ऐसा कर दिया और भास्कर गुस्से से भर जाता है। खैर अब इंदिरा शंकर से पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये सीरियल किलर का काम नहीं है, जिस पर वो कहते हैं कि वो हर चीज सेम करता है, उसकी बॉडीज हमेशा ईस्ट फेसिंग रहती है, उन पर लकड़ी का ही एफईजी होगा, लेकिन श्रावणी के ऊपर प्लास्टिक का मास्क था, और सबसे बड़ी बात कि वो हमेशा ऐसी लड़कियों को मारता है जिनके फिंगर
फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में नहीं है और ये सारी गलतियां इन दोनों ने कर दी थी। और यहाँ पर एक और चीज हम ऑडियंस भी नोट करें तो किलर एक पैटर्न बना रहा है, लेकिन सामने की बॉडी उसके पैटर्न की लाइन में थी लेकिन परफेक्टली प्लेस नहीं हो रही थी। खैर भास्कर इन सब बातों के बारे में सोचने लगता है कि श्रावणी से पहले मिली बॉडी की भी एक्स्ट्रा 2 फिंगर्स थी और उसको याद आता है कि जॉन जिस लड़की के साथ होटल गया था उसकी वीडियो के अंदर 12 फिंगर्स थी। तो वो वीडियो को फिर से देखता है तो उस लेडी की असल में 12 उंगलियां थी, मतलब वही एफईजी केस की रिसेंट विक्टिम है। और अब भास्कर उसके गले में उसी लिंगनम के लॉकेट को नोटिस करता है जैसा उसने सालों पहले अली के घर में देखा था। और अब जाकर भास्कर का फेट एफईजी केस के साथ जुड़ जाता है क्योंकि उसका भाई जिस इल्जाम के चलते मारा गया उसने खुद को खत्म किया और उसके ऊपर जो दाग लग गया था वो सब तो इस किलर ने किया था। और अब भास्कर को कैसे भी करके ये केस सॉल्व करके उसको पकड़ना होगा क्योंकि उसका बड़ा भाई मारा गया और एक ऐसी बहन जिसको वो अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानता था। अब तभी हम उस किलर को देख पाते हैं जिसका चेहरा हमें अभी भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा बड़े बड़े बालों वाला एकदम काला बिल्कुल डीमन या फिर असुर जैसा आदमी है जो कि अब अपनी नेक्स्ट विक्टिम के साथ वही सब करता है जो कि उसने स्टार्टिंग वाली लड़की के साथ किया था। और अब वो उसका सर निकाल कर किसी शैतानी पूजा या फिर काला जादू करने वाली वर्शिप प्लेस पर रखता है और बॉडी को एक संदूक में डाल देता है। अब यहाँ भास्कर अपनी टीम के साथ जॉन के घर पर जाता है और उससे सवाल जवाब करता है तो वो बताता है कि वो होटल गया था जिसे बुरखे में एक लड़की मिली थी जिसने उसको अपनी बुलाई हुई लड़की समझा और वो उसे अपने रूम में लेकर गया, लेकिन तुरंत ही एक और बुरखे वाली लड़की वहाँ पर आकर उस लड़की को ले गई। अब वो लोग वॉचमैन से भी पूछताछ करते हैं तो वो भी ये स्टोरी कंफर्म करता है, लेकिन एक चीज रिवील करता है कि वो लड़की असल में ट्रांसजेंडर थी और उसको साथ ले जाने वाली लड़की ग्रे होंडा सिटी से आई थी। तो भास्कर उस कार को ढूंढने की बात करता है लेकिन उस एरिया में सीसीटीवी नहीं था तो कार ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तभी भास्कर सोच में पड़ जाता है जिसे वो सब अभी तक लड़की समझ रहे थे वो तो ट्रांसजेंडर है, लेकिन माजरा आखिर है क्या। तो अब उसे एक न्यूज मिलती है और आधी कहानी साफ होती है। तो उस गोरखा की गर्लफ्रेंड भी असल में ट्रांसजेंडर थी। आपको शुरुआत में वो केस दिखाया गया था और नेपाल से वो बंगाल शिफ्ट हो गई थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई और एक दिन वो यहाँ पर आई तब से गायब है। तो वो भी उस सीरियल किलर की शिकार बन गई होगी और वो किलर असल में प्रोस्टिट्यूट्स या फिर ट्रांसजेंडर्स का ही शिकार करता है क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। घर वाले पहले ही अलग कर देते हैं और वो उन्हें मारता नहीं है बल्कि उनकी बलि देता है, इसलिए उनकी एक्स्ट्रा फिंगर्स को काट देता है क्योंकि बलि हमेशा परफेक्ट ही जाती है। आगे वो बताता है कि ये असॉल्ट और मर्डर वाली चीजें मिसलीड करने के लिए थी ताकि पुलिस हमेशा मिसिंग गर्ल्स वाली लीड फॉलो करेगी और ट्रांस वाला बॉक्स कभी टिक ही नहीं होगा, इसलिए किलर सेफ जोन में ही रहता है। और 13 साल पहले कर्नाटका में जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम करता था वो एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसने तो ट्रांस वाला सच छुपाया, लेकिन साथ ही साथ अभी डॉक्टर नटराज स्पेशली उनका पोस्टमार्टम जो करता है इवन असिस्टेंट तक को आने नहीं देता और तुरंत ही बॉडी जला देता है जिससे आगे सबूत भी नहीं हाथ लगते। अब वो और पुलिस टीम नटराज के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई भागता हुआ दिखता है जो कि उनके हाथ नहीं आता और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि डॉक्टर घर पर मर गया है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो भास्कर समझ जाता है कि उसने खुद को खत्म किया है क्योंकि वो डर गया होगा और ऐसा करने से पहले उसने सबूत भी मिटाए थे। अब डॉक्टर के वर्शिपिंग प्लेस पर उन्हें ब्लैक मैजिक रिचुअल और असुर बंदना का सेटअप मिलता है जहाँ पर वो एफईजी मास्क भी रखा हुआ था। डॉक्टर नटराज पूछता था जिसे डॉक्टर नटराज पूजा करता और इसे देखकर लक्ष्मी ये कहती है कि उसने रिसर्च करी थी और ये एफईजी असल में भस्मासुर का सर है। और अब वो भस्मासुर की कहानी सुनाने लगती है कि देवों को जब ये श्राप मिला कि वो अपनी शक्तियों को खोकर धीरे धीरे नॉर्मल मृत्यु तक पहुंच जाएंगे तो वो भगवान विष्णु के पास गए जिन्होंने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए अमृत निकालने के लिए कहा, लेकिन ये अकेले नहीं किया जा सकता था। तो देवों ने असुरों की मदद मांग ली, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि असुरों को अमृत नहीं दिया जा सकता था तो उन्होंने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन देवों के भेष में राहु, केतु और भस्मासुर अमृत पी चुके थे और भस्मासुर का सर काट दिया गया, लेकिन उसने अमृत पी लिया था तो उसका सर और भयानक होकर आतंक मचाने लगा। अब बाद में शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या से उसकी बॉडी को भी हील करवा दिया, लेकिन अब उसने खुद तपस्या करी और भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा वो जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और अब वो उनके ही पीछे पड़ गया, लेकिन बीच में ही भगवान विष्णु आए और उन्होंने मोहिनी रूप में उसे ट्रिक करके उसका हाथ उसके सर पर ही रखवा दिया तो उसकी बॉडी तो भस्म हो गई थी लेकिन सर जीवित बना रहा जो कि हमेशा आतंक मचाता रहा। और आजकल बुरी नजर या फिर बैड ओमन से बचने के लिए घर के बाहर जो खाटा होता है वो भस्मासुर का ही सर है। खैर अब कहानी कंप्लीट होती है और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि उन लोगों के ऊपर कोई छुपकर नजर रख रहा है और आहट पाकर भास्कर बाहर जाता है तो उसे नटराज का सामान जलता हुआ मिलता है और यही वो सबूत थे जो कि उसने मिटाए थे जिन्हें वो लोग चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें बची हुई थी
एक फोटो एल्बम भी थी जिसको वो चेक करते हैं तो उन्हें एक लड़की की आधी फोटो मिलती है जिसके अंदर कॉलेज का नाम साफ था और वो लोग कॉलेज पता करने जाते हैं तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि रुद्रवेणी वो लड़की है जिसे आईटी में गोल्ड मेडल मिला है और यहाँ उन्हें उसका एड्रेस नहीं मिलता क्योंकि वो शुरू से अनाथ थी और उसने एमबीबीएस भी किया है, इसलिए वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। और अब तो साफ है कि वो फॉरेंसिक से उन ट्रांसजेंडर्स को लड़की दिखा देती थी और नटराज पोस्टमार्टम से असॉल्ट और मर्डर का एंगल डाल दिया करता था ताकि असल खूनी कभी पकड़ा न जाए। यानी कि जो मौतें हुई थी वो लड़कियां नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर्स थे और इन सब के पीछे भी पक्का कोई न कोई स्पेसिफिक रीजन है। खैर अब उनके हाथ एक लीड लग चुकी है और वो रुद्रवेणी को डायरेक्ट अरेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से भी जुड़ी हुई है और उसके कनेक्शंस काफी अच्छे हैं तो दिक्कत हो सकती है। अब भास्कर और प्रसाद उसके डिसेंट एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें उनका एक पुराना फैन मिलता है जो कि हैकर तो है और वो उनकी हेल्प भी करता है और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रुद्रवेणी के पास भी ग्रे होंडा सिटी कार है, यानी कि उस ट्रांसजेंडर लेडी को लेने बुरखे में यही आई थी। अब वो लोग उसके घर जाते हैं और रुद्रवेणी को भी ये सिक्योरिटी सिस्टम से पता चल जाता है कि वो लोग उसके घर आ चुके हैं और वो लोग उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं तो उसमें असुर थीम्ड एक ऐप भी होती है जिसके अंदर उन सभी विक्टिम्स के बायोडेटा भी थे और ये सारे के सारे ट्रांसजेंडर एक पर्टिकुलर नक्षत्रों पर पैदा हुए थे। अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलर उनका ही सेक्रीफाइस क्यों दिया जा रहा है और भस्मासुर और उन ऑफरिंग्स के बीच में आखिर संबंध क्या है। खैर अब तक रुद्रवेणी यहाँ पर आ जाती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो किसी से बात करती है जो कि अपनी डरावनी आवाज में ये कहता है कि देवता ये यज्ञ होने से रोक रहे हैं लेकिन ये दानव यज्ञ कोई नहीं रोक पाएगा और रुद्रवेणी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। थोड़ी देर के बाद में भास्कर पुलिस को बुला लेता है और उनके आने से पहले ही रुद्रवेणी भी खुद को खत्म कर लेती है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करके ये पता चलता है कि यहाँ पर रुद्रवेणी अपने भाई दानवलिंगम के साथ रहा करती थी और उसने ये घर 15 साल पहले लिया था जो कि मुंबई में रहता है, यानी कि दानवलिंगम मुंबई में रहता है। अब भास्कर उसकी पिक्चर देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि उनके इलाके का ही एक मैकेनिक बादशाह है। खैर अब भास्कर वर्शिप प्लेस को देखता है तो उसे वहाँ पर भस्मासुर की वर्शिप इन प्लेस मिलती है जहाँ पर एक लड़की की पिक्चर लगी हुई थी जिसके नीचे मोहिनी वध लिखा था और उल्टे स्वस्तिक के साथ 18, 18, 18 और 18 लिखा था जिसको भास्कर डिकोड कर लेता है कि ये 9 तारीख को रिप्रेजेंट कर रहा है और आज ही उस लड़की की बलि दी जाएगी और ये शंकर की एडॉप्टेड ट्रांसजेंडर बेटी मोहिनी है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है कि जब जब कोई केस सॉल्व ना हो तो समझ जाओ कि इंटरनल डिपार्टमेंट उसमें पक्का मिला हुआ है क्योंकि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग टीम से कोई बच नहीं सकता अगर वो पूरी तरह से कोशिश करें तो। ये लोग अब बादशाह को लेने जाते हैं और यहाँ पर भास्कर को लक्ष्मी मिल जाती है जो कि उस गोरखा से कुछ पूछने आई थी, यानी कि उस नेपाली सोल्जर से। लेकिन होता यह है कि वो तो उल्टा उसे ही किडनैप कर लेता है। अब भास्कर और पुलिस उसे ढूंढते हुए वहाँ तक आते हैं लेकिन वो लक्ष्मी को अपने भाई को सौंप चुका है और उन पर हमला करके भास्कर को बताता है कि जब वो एक लड़की को बलि के लिए अपने भाई के पास ले जा रहा था तो कई साल पहले अली ने उसे देख लिया था जिसने उस लड़की के गले में लिंगम नोटिस किया और फिर वो उसके घर तक आया जहाँ से उसे बाकी लिंगम मिले, लेकिन वो उन्हें पुलिस में देता उससे पहले ही उसने उसे और उसकी बेटी को मार दिया जिसके अंदर रवि फंस गया था और अब वो खुद को भी खत्म कर लेता है। अब भास्कर उसके ऊपर एक बर्थ मार्क को नोटिस करता है जिससे उसे एक घर याद आता है जहाँ पर उसने उसे दानव नाट्य मंदकी की पिक्चर में देखा था उसके बाकी भाई बहनों के साथ जिसमें नटराज 13 साल पहले मरने वाला डॉक्टर भाई रुद्रवेणी और भाई शामिल है। खैर अब भास्कर उस घर पर जाता है जहाँ पर उसे वर्शिप प्लेस भी मिलती है और वहाँ पर उसे मिलती है शुक्राचार्य की लिखी हुई किताब जिससे कि असली कहानी हमारे सामने आती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो भगवान विष्णु ने भस्मासुर को खत्म कर दिया था, वो भी चालाकी से या फिर ये कहीं कि अपनी लीला से, जिसे असुर फिर से जिंदा करके अपना बदला लेना चाहते थे। तो शुक्राचार्य ने उन्हें विधि बताई और 18 वेदी अरेंज करी और यही वेदियां वो पैटर्न्स बना रही थी और वहाँ पर भस्मासुर को पुनर्जीवित करके धरती पर लाने के लिए सब किया गया। अब भस्मासुर को वापस लाने के लिए 18 साल का ब्रह्मचार्य का पालन भी करना था जो वो असुर फॉलो करते थे और लॉर्ड विष्णु चार्ट में एज मेल जन्म लेकर ट्रांस बनने वालों की ही बलि देनी होगी और उनके पेट में लिंगम डालकर उनके सर को अलग करना होगा और फिर सर को घर में जलाकर उसकी राख रखनी होगी और उधर उस बॉडी के पेट पर मास्क रखकर उसे ईस्ट फेसिंग रखना होगा जिससे उस पर सूरज की रोशनी आए और लिंगम आत्मा लिंगम में बदल जाए और फिर आखिरी 18वें सैक्रिफाइस को जिंदा चलाना पड़ेगा और फिर उसकी और बाकी सारों की राख को मिलाकर उसे एक 9 महीने के बच्चे जितने डॉल बनाकर उसे आत्मा लिंगम के सर्कल में रखना होगा जिससे कि भस्मासुर फाइनली री इनकारनेट होकर फिर से असुरों को वापस लाएगा और लिंगम चाहिए तो नटराज उन्हें ही पोस्टमार्टम
उनके नाम पर पेट से निकाल लिया करता था। अब ये चीज अभी शुरू नहीं हुई थी, जनरेशन से चल रही है और देव हमेशा इसको रोक लेते थे, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इंसानी रूप के अंदर ही है। अब देखो होता ये था कि रुद्रवेणी, नटराज, बादशाह और ये सब असुर भाई बहन है जो कि हमेशा री इनकारनेट होते थे और इन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश किया करते, और अगर ये फेल हो जाते तो हमेशा खुद को सेक्रीफाइस करके अगले लाइफ में फिर से ये सब शुरू कर दिया करते। यानी कि इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब असुर थे जो कि अपने सबसे बड़े हेड यानी भस्मासुर को यहाँ पर री इनकारनेट करना चाहते थे ताकि फिर से असुरों का राज धरती पर हो जाए। अब भास्कर को यहाँ पर जो नटिया मंडली की फोटो मिली थी वहाँ से उसको एक एड्रेस भी मिलता है जहाँ पर ये सब होता है, और ये फाइनल बलि देने वाला सबसे बड़ा असुर भाई इनका कोई और नहीं बल्कि शंकर है। जी हाँ, पुलिस में होकर खुद ऐसा कर रहा था हेड बनकर, जो कि अपने आखिरी रिचुअल और आखिरी सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो रहा था। तभी तो सब लोग कह रहे थे कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाला है क्योंकि वो इस केस से बिल्कुल तंग आ चुके थे, लेकिन असल में यहाँ पर वो खुद था जो कि ये सब कर रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, बिना पुलिस की हेल्प के या फिर इन सब चीजों के कोई भी कातिल बच नहीं सकता। खैर भास्कर जो कि देवों का ही री इनकारनेशन है, वो इस एड्रेस पर जाने लगता है और वहीं पर शंकर खुद भस्मासुर के रूप में तैयार होकर रिचुअल शुरू करता है। और उन वीडियो से जो पैटर्न फॉर्म हो रहे थे वो असल में एक शिवलिंगम है, यानी कि जिस शिव जी से भस्मासुर ने वरदान मांगा था, ये लोग उनकी ही पूजा करके वही रिचुअल करके भस्मासुर को फिर से जिंदा करना चाहते थे। खैर अब तक भास्कर यहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे भयानक भारी भरकम रिचुअल करता हुआ शंकर मिलता है, जिसे वो रोकता है और लक्ष्मी के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी को उसने आखिर क्यों किडनैप करवाया अपने भाई से, यानी कि उस गोरखा से। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसने उसको अपनी लस्ट मिटाने के लिए कैद किया है क्योंकि उसने 18 साल वाला नियम फॉलो किया था, और अब वो भास्कर को पीट कर मोहिनी की बलि देने जाता है, यानी कि खुद की ही बेटी की, या फिर ये कहे कि मुंह बोली बेटी। और ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बकरी को नहीं पालते, बिल्कुल वैसा हो रहा था। खैर यहाँ पर भास्कर उससे फिजिकली लड़ नहीं सकता था और रोक नहीं सकता था, तो वो उन अस्थियों वाले कलश को ही पानी में डाल देता है जिससे ये रिचुअल कंप्लीट होता। और अब जब यहाँ पर अस्थियां ही खत्म हो चुकी है तो रिचुअल खत्म हो चुका है, और ये देखकर शंकर बहुत परेशान होता है, अपने असुर भाई बहनों से भस्मासुर से माफी मांगता है और खुद आग में चला जाता है ताकि वो अगले जन्म में अपना असुर यज्ञ पूरा करेगा। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें मेटाफोरिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पर ये शंकर है और ये सारे लोग थे, ये बिल्कुल मेंटली बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, इनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसके चलते ये लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर इतने सालों पुराना केस सॉल्व हो चुका था, यानी कि एफईजी केस डिसॉल्व हो गया और अपने भाई को भी उसने इंसाफ दिलाया, जिससे कि सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन यहाँ पर भास्कर को कॉल आता है जिसमें एक भयानक आवाज ये कहती है कि असुर यज्ञ शुरू हो चुका है, और तभी हम देखते हैं कि उस परिवार की फोटो के अंदर एक छोटा बच्चा भी था जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था, यानी कि वो यहाँ पर अब इस यज्ञ को करेगा। और